नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी के चैनल पर आपका स्वागत है। वैसे तो रात ज्यादातर खामोश होती है, लेकिन कभी-कभी ये रात शोर भी करती है। लेकिन रात के शोर को सुनना इतना आसान नहीं है। रात के 12 बज गए थे और रंजीता अपने बिस्तर पर उदास बैठी थी। कभी वो खिड़की के बाहर देखती है, तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती, फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो किसी का इंतजार कर रही थी। रंजिता, क्या बात हो गई आज? इस समय तक तो वो आ जाता था। तभी रंजिता की हवेली के पीछे एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को बड़ी सी तौलिए से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वो रंजिता की बालकनी तक पहुंच जाता है और दबे पांव रंजिता के कमरे में भी प्रवेश कर गया। रंजिता बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पीछे से उसकी दोनों आंखों को अपने हाथ से ढक लिया और उससे पूछा, मोहन बताओ कौन है? रंजिता ने उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ और फिर उसे झटकते हुए बोली, रंजिता 2 दिन हो गए हैं, तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की। तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। ये कहकर रंजिता ने उस युवक को गले से लगा लिया। रंजिता की बातों को सुनकर उस युवक ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया, फिर कहा, आपको पता नहीं है क्या, मालिक ने मुझे 2 दिन के लिए शहर भेजा था। 2 लाख रुपए की रकम किसी को भिजवानी थी और फिर वहां से कुछ लाना था। रंजिता कहती है कि क्या लाना था? मोहन कहता है, सोने का नेकलेस। आपका जन्मदिन आने वाला है ना। रंजिता ने जब ये सुना तो मुस्कुराते हुए मोहन की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो जन्मदिन पर मेरे? मोहन कहता है, मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो बचपन से ही नौकर हूँ यहाँ। रंजिता कहती है, तुम फिर शुरू हो गए। कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहाँ, और जहां तक गिफ्ट की बात है, तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता। ये कहकर रंजिता ने एक बार फिर मोहन को गले से लगा लिया और फिर वे दोनों डूब गए प्रेम के समंदर में, जहां पर डूबने के बाद बड़ा छोटा कोई नहीं होता। बस वहां होता है प्यार, प्यार और प्यार, जो दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। अब तो सुबह होने वाली थी। तभी रंजिता के पिता ठाकुर वीरभद्र सिंह की जोरदार आवाज दोनों के कानों में पड़ी। वीरभद्र, मोहन मोहन, अरे कहाँ मर गया रे? ठाकुर साहब की आवाज सुनकर हल्की नींद में चले गए मोहन और रंजिता हड़बड़ा कर उठ बैठे। दोनों के दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी। मोहन कहता, लगता है मालिक साहब जाग गए। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? रंजिता कहती है, इतना डरोगे तो हो गया। सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह पाइप के रास्ते से आए थे वैसे ही निकल जाओ और थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। रंजिता की बात सुनकर मोहन दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर रंजिता सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता वीरभद्र सिंह के पास गई। रंजिता कहने लगी, क्या हो गया बाबूजी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला है और आप मोहन मोहन करने लगे। मोहन के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। वीरभद्र कहते, वो तो है, लेकिन तू आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? 9 बजे के पहले तो तेरी आंख नहीं खुलती और आज 4:30 बजे ही। तभी वहां पर मोहन आ जाता है। उसे देखकर वीरभद्र सिंह उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, वीरभद्र कहते हैं, अरे कहाँ मर गया था रे तू? तुझे आवाज देख देकर गला बैठ गया मेरा। मोहन कहता, मालिक वो भैंसिया चिल्ला रही थी, इसलिए उसे चारा देने गया था। वीरभद्र कह रहा, सुन,
तुझे पता है ना, आज रंजिता का जन्मदिन है। शाम को बड़ी पार्टी है, कई लोग आएंगे उसमें। और हाँ, पार्टी में वीरपाल जी भी अपने बेटे अंगद के साथ आ रहे हैं। उनका विशेष ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ कि रंजिता की शादी अंगद से हो जाए। और हाँ, एक बात और, मालकिन भी राजेश के साथ शहर से आ रही हैं, तो तू उन्हें लेने दोपहर में स्टेशन चले जाना। मोहन रंजिता के यहाँ नौकरी का काम करता था। हालांकि उसे ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला था। अगर वो शहर चला जाता तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन ठाकुर साहब का कर्ज उसके परिवार पर होने के कारण वो उनके यहाँ काम करता था और बिना उसे चुकाए वो कहीं नहीं जा सकता था। मोहन, कैसे चला जाऊं? रंजिता, तुम्हारे पापा की नौकरी छोड़कर, तुम्हें पता है ना कितना कर्जा है उनका हमारे ऊपर। बिना उसे चुकाए गया तो वो मेरे बूढ़े माँ बाप को बहुत परेशान करेंगे। रंजिता कहती, मोहन तुम बेवकूफ हो। यहाँ पर रहोगे तो उनका कर्जा कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे दादा ने मात्र 75 मेरे दादा से उधार लिए थे। वो 5 लाख कैसे बन गए मेरी समझ में नहीं आया। मोहन के पिता भी इस घर में नौकर थे और उसके दादा भी। पीढ़ियों से मोहन का परिवार वीरभद्र सिंह के यहाँ नौकर का काम करता रहा था। लेकिन इस बार की परवाह किए बिना कि पिछले 2 सालों से रंजिता और मोहन के बीच प्यार का सिलसिला चल रहा था। हालांकि इस बात की जरा सी भी खबर ना तो वीरभद्र को है और ना ही उसकी पत्नी सुकन्या और बेटे राजेश को। बहरहाल शाम को रंजिता के लिए बड़ी बर्थडे पार्टी का आयोजन वीरभद्र सिंह की हवेली में किया गया था। कई सारे मेहमान वहां आए हुए थे। पार्टी में वीरभद्र, दोस्तों आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी इकलौती बेटी रंजिता का जन्मदिन भी है और आज मैंने इसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसके बाद वीरभद्र सिंह ने रंजिता और अंगद की 15 दिन बाद सगाई की घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर रंजिता तुरंत ही वहां से चली गई। सभी ने सोचा कि वो शर्मा गई है, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क को आप कितना ही छुपाएं, छुप नहीं सकता। 2 दिन बाद की बात है, रंजिता को लगातार उल्टियां हो रही थी। सुकन्या, अरे कितनी बार कहा है मुंह पर कंट्रोल रखा कर, सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती रहती है। अब हो रही है ना उल्टी। रंजिता की उल्टियां रुकने के लिए घरेलू दवा उसे दी गई, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसकी माँ उसे लेकर अस्पताल गई। रंजिता की जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर सुनीता ने जो कहा उसे सुनकर सुकन्या देवी चीख पड़ी। सुकन्या, आप पागल हो गई हैं क्या? किसने बना दिया आपको डॉक्टर? मेरी बेटी की अभी तक शादी भी नहीं हुई है और आप कह रही हैं कि वो गर्भवती है। डॉक्टर, मेरी जांच गलत नहीं है। सुकन्या देवी जी, आपकी बेटी गर्भवती है। सुकन्या, ए डॉक्टर, तू जानती है ना कि क्या कह रही है? और मेरी बात गलत साबित हो गई तो उसका अंजाम क्या होगा तू जानती है ना? सुकन्या देवी डॉक्टर सुनीता को धमका रही थी। तभी उसकी बातों को काटते हुए रंजिता ने कहा, माँ, डॉक्टर सुनीता ठीक कह रही है। अपनी बेटी की बातों को सुनकर सुकन्या देवी चौंक गई। घर वापस आकर रंजिता ने सारी बातें अपनी माँ को बताई। उसने ये भी बताया कि उसने और मोहन ने दोनों ने छुपकर मंदिर में शादी भी कर ली है। सुकन्या, ये क्या कह रही तू? अरे कुछ तो हम लोगों का मान रखा होता। हम लोग ठाकुर हैं और तूने अपने यहाँ के नौकर से प्यार कर लिया, और ना सिर्फ प्यार किया बल्कि उसके साथ
मुंह भी काला कर लिया। करमजली, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? शाम तक ये बात वीरभद्र सिंह और उनके बेटे राजेश को पता लग गई। दोनों का खून खोल उठा। राजेश उसी समय राइफल लेकर मोहन को मारने के लिए निकल रहा था। तभी सामने से मोहन आता हुआ दिख रहा है। राजेश ने आव देखा न ताव, बंदूक उसके ऊपर डाल दी। रंजिता भागी भागी आई। रंजिता, ये क्या कर रहे हैं राजेश भैया? मोहन को छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। रंजिता की बात सुनकर राजेश ने बंदूक की भारी हिस्से से रंजिता के सिर पर वार किया। वो बेचारी लहूलुहान हो गई। रंजिता की हालत देखकर मोहन ने राजेश की राइफल को अपने हाथ में पकड़ लिया और उससे कहा, अगर आपने एक बार और रंजिता का हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात को सुनकर वीरभद्र सिंह और राजेश ने अपना आपा खो दिया। राजेश कहता है, दो कौड़ी के नौकर, तू हमें धमका रहा है? वीरभद्र कहता है, राजेश पानी सर के ऊपर जा चुका है, इसलिए इसे छोड़ना मत। इसने बहुत बड़ी गलती की है। कल को कोई और ऐसी गलती करने की जरूरत ना करे, इसलिए इसको इस बात की सजा देना बहुत जरूरी है। पिता की बातों को सुनकर राजेश ने एक बार फिर से बंदूक की नाल मोहन की ओर की। एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ देर के लिए हर ओर खामोशी छा गई। लेकिन जब खामोशी टूटी तो राजेश के सामने उसकी तड़पती हुई बहन रंजिता थी। रंजिता, मोहन मोहन, भाग जा तू, भाग यहाँ से, ये लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों की नजर में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। वीरभद्र कहता, ये प्यार है? प्यार? शादी के पहले दूसरे के बच्चे को पेट में लेकर घूम रही हूँ और उसे प्यार कह रही हूँ। रंजिता कहती, शादी तो हमने भगवान के सामने कर ली है पिताजी। इश्क गवाह है हमारे प्यार का और शादी का। आप लोग इस रिश्ते को स्वीकार कर लें पिताजी। वीरभद्र कहता है, हम ठाकुर हैं, हमारे यहाँ अवैध रिश्ते बनाए जाते हैं, स्वीकार नहीं किए जाते। ये कहकर वीरभद्र सिंह ने अपने बेटे के हाथ से राइफल छीन ली और उसे एक गोली और मार दी। उसके बाद मोहन को भी, मोहन कहता, रंजिता रंजिता रंजिता, मोहन एक बार फिर से एक प्यार ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, क्योंकि वो प्यार अमीर और गरीब के बीच था। दोस्तों, लोग भले ही कहते हैं कि प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता, लेकिन सच इससे कोसों दूर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार को जितना रखोगे वो उतना ही वेग से आगे बढ़ेगा। आज भी कोई न कोई रंजिता मोहन से प्यार कर रही है और कोई मोहन रंजिता की ख्वाब बिना किसी ऊंच नीच की परवाह किए देख रहा है। आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये कहानी यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक आप इस कहानी को बार बार पढ़कर मज़े लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।